हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल एक बार फिर से आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि आईटीआई थ्योरी के अंदर हमारा टॉपिक जो है वो वाट मीटर चल रहा है। तो वाट मीटर के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि वाट मीटर होता क्या है, वाट मीटर के अंदर कितनी कॉइल्स होती है, इसका क्या काम है, कौन सी शक्ति को मापता है। तो बेटा आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट के अंदर आ गए हैं वाट मीटर के। वाट मीटर क्या होता है बेटा? जो शक्ति को मापता है। तो सबसे पहले मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका मैं आपको डायग्राम बना के डेरिवेशन समझाता हूँ, जो जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बेटा इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या बना ली, दो क्वाइल्स बनाऊंगा मैं। तो फर्स्ट क्वाइल और सेकंड क्वाइल, ठीक है। तो दो कॉइल्स मैंने बना ली है और इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो इसके बीच में आप आयरन कोर भी दे दो, ठीक है। और इसका अगर मैं बात करूं पोलैरिटी इसकी भी पॉजिटिव है और यहां पर भी इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है। और यहां से बात करूं तो बेटा ये आपका है L1 और ये है L2, ठीक है ना। तो L1 की अगर मैं बात करता हूं तो इसको आप लिख सकते हो करंट कॉइल या फिक्स कॉइल जो है ना, एक वोल्टेज कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है। तो बेटा यहां पर लिख दो करंट कॉइल या फिक्स कॉइल लिख सकते हो, करंट कॉइल। और यहां पर मैं लिख देता हूं पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर आपको देखिए इन दोनों के बीच में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है उसको हम M से प्रदर्शित करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि दोनों के बीच की जो इंडक्टेंस है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि M जो है वो आपकी है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेटा आपको अब यहां पर क्या देखना है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां से L टोटल निकालने की, ठीक है ना। तो L टोटल जो है वो किसे निकलेगा? L1 L2, L1 प्लस L2। और अगर दोनों की जो पोलैरिटी है वो दोनों की पॉजिटिव है तो प्लस में आ जाएगा 2M, ठीक है ना। L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब ये डायग्राम आपने देख लिया। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, जैसे आपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका जो TD होता था वो क्या होता था? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर TD था 1/2 I² DL बाय डी थीटा। तो ये उसके अंदर विक्षेपित टॉर्क होता था। TD हमारा क्या है? विक्षेपण टॉर्क, जिसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि विक्षेपण टॉर्क, ठीक है। विक्षेपित टॉर्क बोल दो या विक्षेपण टॉर्क बोल दो। तो विक्षेपण टॉर्क बेटा होता क्या है? तो जब संकेतक को जीरो बिंदु से मापन बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसको बोला जाता है विक्षेपण टॉर्क। अब संकेतक आपका जीरो बिंदु पर है और मापन बिंदु पर ले जाने के लिए संकेतक को जिस टॉर्क की सहायता पड़ती है या आवश्यकता होती है उसे हम विक्षेपण टॉर्क कहते हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये था। ये किसका है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग आयरन यंत्र में, ठीक है ना। ये मूविंग आयरन यंत्र में TD है, ना कि ये इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर का है। तो इसका हम निकालेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर का कि कैसे निकलेगा। ये समझ में आ गया ना। अगर दोनों की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो बेटा यहां पर आएगा प्लस। तो L बराबर टोटल जो है L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको L बता दिया और TD जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो मूविंग आयरन यंत्र के अंदर होता है 1/2 I² DL बाय डी थीटा। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन पर। ये देखिए, तो बेटा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए L बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये मैंने आपको बताया था। तो बेटा यहां से अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका थीटा क्या है? थीटा बेटा आपका डिफ्लेक्शन है, किसका? संकेतक का, ठीक है ना। तो थीटा जो है वो आपका डिफ्लेक्शन है कि कितना चेंज होगा,
थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। तो यहां से आप देखिए dl बाई डी थीटा बराबर 2m dm बाई डी थीटा। अब कहोगे सर L1 L2 कहाँ गया? तो बेटा L1 और L2 जो है वो उसके साथ कांस्टेंट कोई टर्म है नहीं, तो कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अवकलन समकलन पढ़ा होगा आपने, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो बेटा वहां से अगर देखिए L1 L2 जो है कांस्टेंट है, नियत है, तो इनका मान होता है 0। तो यहां से dl बाई डी थीटा बराबर आ गया 2dm बाई डी थीटा, क्योंकि m चेंज होगा, ठीक है ना। अगर बेटा l चेंज हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर m भी चेंज होगा। m तो अपने आप चेंज होगा अगर आपका l चेंज हो रहा है, अगर आपका l चेंज हो रहा है तो m तो अपने आप ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहां से dl बाई डी थीटा बराबर 2dm बाई डी थीटा आ गया। अब मूविंग आयरन यंत्र में मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है TD, जिसको विक्षेपण टॉर्क बोलते हैं, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। TD समानुपाती I स्क्वायर, ये आपको भी पता है। और इसका फॉर्मूला होता है TD बराबर 1/2 I स्क्वायर DL बाई डी थीटा, जो मैंने आपको बताया था। TD बराबर 1/2 I स्क्वायर DL बाई डी थीटा, तो मैंने यही लिखा है सेम। अब इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाटमीटर की बात आ गई है, तो बेटा इसके अंदर क्या है? TD बराबर I स्क्वायर है, तो मैंने I स्क्वायर को I इंटू आई लिख सकता हूं, क्योंकि I और I स्क्वायर होता है। और DL बाई डी थीटा है, वो DL बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी 2dm बाई डी थीटा, ठीक है ना। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मूविंग आयरन यंत्र भी AC और DC दोनों पर कार्य करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाटमीटर भी AC और DC दोनों पर कार्य करता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD है, वो दोनों के अंदर I स्क्वायर के समानुपाती रहेगा। तो ये पॉइंट मैं लिख भी सकता हूं क्या, कि मूविंग आयरन यंत्र और डायनेमोमीटर वाटमीटर दोनों AC तथा DC दोनों पर कार्य करते हैं, इसलिए TD समानुपाती I स्क्वायर होता है। तो बेटा मूविंग आयरन यंत्र का पूछे चाहे वो डायनेमोमीटर वाटमीटर का पूछे, दोनों के अंदर जो विक्षेपण टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इतना ध्यान रखना। अब ये देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दी, TD बराबर 1/2 I इंटू आई और DL बाई डी थीटा की जगह 2dm बाई डी थीटा। तो TD बराबर I इंटू आई, तो बेटा इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं ना तो दो करंट होते हैं। तो यहां से मैं कहूं I1 और यहां से आप कह सकते हो I2, ठीक है ना। यहां पर I1 I2 दो करंट हो गए ना, तो I1 I2 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां से बेटा इसको लिखेंगे आप I1 और I2, तो मैंने लिख दिया I इंटू आई की जगह I1 इंटू I2 और dm बाई डी थीटा। अब देखिए बेटा ये दो से मैंने ये दो काट दिया है, ठीक है ना। तो TD बराबर I1 इंटू I2 dm बाई डी थीटा। अगर मेरा I1 और I2 दोनों बराबर हो I के, तो बेटा आप देख सकते हो I इंटू आई स्क्वायर, तो TD किसके समानुपाती हो जाएगा? I स्क्वायर के हो जाएगा। तो किसकी तरह काम करेगा? एमीटर की तरह। इसलिए बोला जाता है कि डायनेमोमीटर वाटमीटर आपका एमीटर की तरह भी कार्य करता है। तो आप बेटा देख सकते हो यहां पर ये फॉर्मूला था, तो TD समानुपाती I स्क्वायर क्यों आ गया? अगर I1 और I2 दोनों बराबर होंगे I के, तो TD समानुपाती हो गया I स्क्वायर के, जो मैंने आपको बताया था कि विक्षेपण टॉर्क है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। अब देखिए इसके अंदर यदि I1 बराबर I2 बराबर V बटा आर एस, क्योंकि बेटा I बराबर क्या होता है? V बटा आर, ठीक है। I बराबर क्या होता है? V बटा आर।
तो I1 I2 अगर बराबर है I के, तो I बराबर क्या होता है V बटा R, RS आपका क्या है, रजिस्टेंस है। तो B बटा R हो गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD जो है वो समानुपाती है V स्क्वायर बटा RS के, है ना। ये V स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि TD आपका होता है I स्क्वायर के समानुपाती, और I की जगह अगर मैं रखूं V बटा RS, तो ये देखिए V स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, V स्क्वायर बाय RS। तो V स्क्वायर होगा तो यहां पर देखिए TD समानुपाती V स्क्वायर, तो किसकी तरह काम करेगा, वो वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। इसलिए बोला जाता है कि डायनेमोमीटर वाटमीटर एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह कार्य करता है। एमीटर क्या माप के देगा बेटा, धारा I, और वोल्ट मीटर क्या माप के देगा, वोल्टेज। और जब मैं V इंटू आई कर दूंगा तो वो मेरी क्या हो जाएगी, शक्ति, जिसको बोला जाता है वाटेज। तो ये देखिए अगर मेरा I1 I हो और I2 मेरा V बटा RS हो, तो बेटा देखिए I और V दोनों की टर्म आ गई, तो वो किसकी तरह काम करेगा, वाट मीटर की तरह। तो TD समानुपाती VI कोस फाई। कोस फाई यहां पर क्या है बेटा, आपका पावर फैक्टर, जिसको बोला जाता है शक्ति गुणांक। क्या बोला जाता है, शक्ति गुणांक, ठीक है ना, कोस फाई। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R/Z। तो VI कोस फाई ये किसकी तरह काम करता है, वाट मीटर की तरह। तो मैं कह सकता हूं डायनेमोमीटर वाट मीटर एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह कार्य करता है, ये पूछा जाता है। अब नोट में क्या लिखा है बेटा, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर वाट मीटर का प्रयोग AC और DC दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। मूविंग आयरन यंत्र भी AC और DC दोनों में, और डायनेमोमीटर वाट मीटर भी AC और DC दोनों में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा इंडक्शन टाइप वाट मीटर आ गया। वैसे मैंने आपको एनर्जी मीटर के अंदर बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इंडक्शन टाइप जो होते हैं वाट मीटर, ये क्या होते हैं। तो बेटा इंडक्शन टाइप वाट मीटर क्या होता है, सबसे पहली बात मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इंडक्शन वाला यंत्र जो होता है वो केवल AC पर काम करता है, PMMC DC पर, और बाकी जितने यंत्र बच गए वो AC और DC दोनों पर। तो यहां पर इंडक्शन है तो बेटा केवल किस पर काम करेगा, AC पर काम करेगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इंडक्शन टाइप यंत्र केवल AC पर कार्य करते हैं। इन वाट मीटर्स की उपयोगिता तभी है जब आवृत्ति व वोल्टेज स्थिर हो, क्योंकि आवृत्ति व वोल्टेज परिवर्तन से इनके पाठ्यांक प्रभावित होते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी, और वोल्टेज। अगर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कांस्टेंट है तभी इनका फायदा है, अदरवाइज फिर इसका क्या होगा, जो संकेतक होगा जहां से हमें रीडिंग लेनी है तो वो बेटा प्रभावित होगी। तो इसलिए उसने कंडीशन लिख दी है कि अगर इन वाटमीटर का प्रयोग करना है ना, तो इनकी तभी उपयोगिता है जब आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखोगे। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कांस्टेंट है, तो हमारा जो होता है एनर्जी मीटर वो ऊर्जा को मापता है, और वो किस पर काम करता है बेटा, AC पर काम करता है, ठीक है ना। तो हमारी वोल्टेज भी स्थिर है 200 से 220 वोल्ट, और आवृत्ति भी आपकी 50 हर्ट्ज है, वो कांस्टेंट है। तभी आपका एनर्जी मीटर जो है वो घरों के अंदर जितनी आपने ऊर्जा खपत की है उसको मापता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है, इंडक्शन प्रकार का यंत्र है। और दूसरी बात, एनर्जी मीटर क्या करता है, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खपत करते हैं तो उसकी खपत को वो मापता है यूनिट की फॉर्म में। इसकी संरचना, तो बेटा इस यंत्र के अंदर दो विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें प्रेशर कॉइल तथा करंट कॉइल से उत्तेजित किया जाता है। तो बेटा इस यंत्र के अपने दो चुंबक होते हैं, एक होता है सीरीज मैग्नेट, एक होता है शंट मैग्नेट। तो सीरीज मैग्नेट होता है वो करंट कॉइल इसके ऊपर वाउंड होती है, और दूसरा शंट मैग्नेट होता है उसके ऊपर प्रेशर कॉइल को वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, तो वो उसके ऊपर वाउंड की होती है। वो हम डायग्राम में देखेंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। दोनों विद्युत चुंबकों के बीच एल्यूमिनियम धातु से बनी एक वृत्ताकार डिस्क दो ज्वेल बेरिंग्स पर आलंबित सिपंडल पर जड़ी जाती है। सिपंडल के साथ एक संकेतक जुड़ा होता है, संकेतक मतलब पॉइंटर, जो एक पूर्वाकित पैमाने पर परिपथ दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है बेटा, जो आपके दो चुंबक हैं,
कौन कौन से? सीरीज श्रेणी मैग्नेट और शंट मैग्नेट, ठीक है ना। तो दो चुंबकों के बीच में एक स्पिंडल होता है और उसके साथ क्या अटैच होती है अपनी, एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो रोटेट करती है, घूर्णन करती है। तो वो जितना घूर्णन करती है तो उनके चक्रों की संख्या से हम क्या करते हैं, ऊर्जा की खपत निकालते हैं कि कितने रिवोल्यूशंस लिए हैं। तो जितने रिवोल्यूशंस लिए हैं उतनी वो यूनिट को उसके ऊपर शो कर देता है। तो वो किसका काम होता है? एल्यूमिनियम डिस्क का। तो पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर जो चकती घूर्णन करती है, चकती डिस्क को बोलते हैं, तो वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। और एल्यूमिनियम की बेटा क्यों बनी होती है? एल्यूमिनियम एक तो वजन में हल्का होता है और नंबर 2 एल्यूमिनियम धातु जो है वो अच्छा चालक है, ठीक है ना। अच्छा चालक है क्योंकि कॉपर और चांदी जो है वो बेटा महंगा है, तो ये सस्ती भी है, अच्छा चालक भी है, वजन में भी हल्की है। तो सारी उपयोगिता देखते हुए हम एल्यूमिनियम धातु की इसके अंदर डिस्क का यूज करते हैं। नियंत्रण टॉर्क उत्पन्न करने के लिए स्पिंडल के साथ दो बाल कमानियां लगाई जाती है। तो वह अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है नियंत्रण टॉर्क, तो उसको उत्पन्न करने के लिए हम क्या लगाते हैं? दो बाल कमानियां लगाते हैं। अब देखिए ये डायग्राम है, तो अभी जो मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए। तो बेटा ये जो है ना, इसके ऊपर क्या है? एल्यूमिनियम डिस्क जो है वो ये है। तो ये आपकी एल्यूमिनियम डिस्क लगी हुई है जो आपकी रोटेट करेगी, ठीक है। ये आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है और ये रोटेट करती है, घूर्णन करती है, ठीक है ना। और जो ये करंट कॉइल है, जिसके ऊपर ये करंट कॉइल है, इसको बोला जाता है बेटा सीरीज मैग्नेट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, सीरीज मैग्नेट, या आप लिख सकते हो श्रेणी चुंबक। कौन सा चुंबक? श्रेणी चुंबक। सीरीज को बोलते हैं श्रेणी। और जो आपका ऊपर ये लगा हुआ है बड़ा कॉइल, तो बेटा ये जो प्रेशर कॉइल होती है, वोल्टेज कॉइल जिस पर वाउंड होती है, इसको बोलते हैं शंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं? शंट मैग्नेट। तो क्वेश्चन अगर आता है कि प्रेशर कॉइल को किस प्रकार के चुंबक पर वाउंड किया जाता है, तो आप कहोगे शंट मैग्नेट। और करंट कॉइल को किस पर किया जाता है? श्रेणी मैग्नेट। तो बेटा अब कुछ नहीं है। और इसके बाद में ये शेडिंग रिंग लगे हुए हैं, ये बने होते हैं कॉपर के। तो कॉपर के शेडिंग रिंग क्यों बने होते हैं? बेटा फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए हम क्या लगाते हैं? शेडेड रिंग लगाते हैं। और ये आपकी एल्यूमिनियम डिस्क होगी और ये आपका क्या हो गया? संकेतक। संकेतक होता है बेटा पॉइंटर। क्या होता है? पॉइंटर। अब ये काम कैसे करता है? जैसे आपने देखा था कि पीएमएमसी मूविंग कॉइल यंत्र था, तो मूविंग कॉइल यंत्र में क्या होता था बेटा? दो चुंबक होते थे, तो यहां पर भी ये चुंबक है दो, ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा, पहले ऐसा था। तो बेटा दो चुंबक हो गए, श्रेणी और शंट। उस चुंबक के बीच में हमने रख दी एल्यूमिनियम डिस्क। तो एल्यूमिनियम डिस्क के चारों ओर क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, और चुंबकीय फ्लक्स से आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा? टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। और टॉर्क बेटा आपकी एल्यूमिनियम डिस्क को क्या कर देगा? घुमा देगा। और जो जितनी घूर्णन कर रही है, तो इसके ऊपर स्पिंडल के साथ आपका पॉइंटर लगा हुआ है, तो वो उस पूर्वाकित पैमाने पर क्या कर देगा? उसकी रीडिंग को माप देगा। तो बिल्कुल सिंपल चीज है। दो मैग्नेट के बीच में अगर आपने कोई धातु की चीज रख दी ना, तो उसके चारों ओर अपने आप चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद टॉर्क बनेगा ही बनेगा, बल। और वो बल क्या करेगा? इस डिस्क को घुमा देगा। और घुमाने के बाद में आपकी जितनी भी एनर्जी खपत हो रही है उसको वो क्या कर देगा? माप देगा। बस इतना सा है बेटा। जो आपने लिखा है ना कि प्रेशर कॉइल क्या होती है? वोल्टेज कॉइल, जो वोल्टेज को मापेगी। करंट कॉइल क्या होती है? जो करंट को मापेगी। तो यहां से आपने आई माप लिया और यहां से आपने वी माप लिया। और ये वाट मीटर काम क्या करता है? शक्ति मापता है। और शक्ति का फॉर्मूला आप जानते हो, P बराबर V इंटू आई। तो बेटा V भी माप लिया, I भी माप लिया, तो हमने शक्ति माप ली, बस। तो ये खेल कुछ नहीं है। आप क्या करते हो बेटा? रट्टा मारते हो। तो रट्टा मारने से क्वेश्चन नहीं होंगे। आप इस चीज को समझिए कि जब दो चुंबक के बीच में कोई भी धातु की चीज रखी जाती है और उसे सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो उस धातु के चारों ओर अपने आप चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और वो एक टॉर्क पैदा करता है जो उस चकती को घुमा देता है। इतना सा खेल है। जैसे आपने मूविंग कॉइल में ये एल्यूमिनियम की जगह किसकी बनी होती थी? कॉपर की बनी होती थी। तो बेटा धातु का ही अलग यूज हुआ है, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि जो एनर्जी मीटर है, इंडक्शन मीटर, वो किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? मूविंग कॉइल के सिद्धांत पर, इसलिए बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
अब इसके बाद इसमें कहानी लिख दी जो मैंने आपको बताई थी। तो कहानी लिखी हुई है बेटा, कुछ नहीं है। यह यंत्र सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। करंट कॉइल में लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है और प्रेशर कॉइल में वोल्टेज के अनुपातिक धारा प्रवाहित होती है। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है यंत्र है सिंगल फेज हम पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर क्या करेगा, काम करेगा। और करंट कॉइल में क्या होती है, लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो किसके अनुपातिक होगी, जितनी उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों प्रकार की कुंडलियों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का छेदन एल्यूमिनियम की डिस्क द्वारा होता है और फलस्वरूप उसमें एडी धारा उत्पन्न होती है। तो दोनों प्रकार की कुंडलियों द्वारा उत्पन्न क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन किसके द्वारा होता है, एल्यूमिनियम डिस्क। तो दो आपके चुंबक लगे हुए हैं, उसके बीच में एल्यूमिनियम डिस्क होती है, तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है जब वो कट करेगी तो उसमें क्या करेगी, छेदन करेगी, और वहां से क्या उत्पन्न होगी, धारा। चुंबकीय फ्लक्स तथा एडी धारा की आपसी प्रतिक्रिया के कारण एक विक्षेपण टॉर्क विकसित हो जाता है और जो डिस्क को घुमा देता है। तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स और धारा की आपसी प्रतिक्रिया होगी तो वहां पर एक टॉर्क बनेगा जिसको विक्षेपण टॉर्क नाम दे दिया, और वो क्या करेगा, डिस्क को घुमा देगा। स्पिंडल से जुड़ा नगण्य भार वाला संकेतक, नगण्य मतलब ना के समान, तो पॉइंटर जो होता है उसका भार नहीं होता, ठीक है ना। पूर्वकित पैमाने पर परिपथ की वोल्टेज दर्शाता है क्योंकि विक्षेपण वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बेटा वो क्या करेगा, स्पिंडल से आपने पॉइंटर जोड़ रखा है, तो वो पॉइंटर क्या करेगा, जितनी वैल्यू होगी उसको वो पॉइंटर पे पैमाने पे दिखा देगा। पैमाने पर दिखा देगा तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल कर देंगे, वहां से हमारी क्या निकल जाएगी, शक्ति निकल जाएगी, वाटेज। प्रेशर कॉइल द्वारा उत्तेजित विद्युत चुंबक की मध्य भुजा पर कुछ शेडेड रिंग स्थापित किए जाते हैं। तो मैंने आपको दिखाए थे वो शेडेड रिंग, और वो शेडेड रिंग किसके बने होते हैं, कॉपर के। बेटा नोट कर लेना, ठीक है। ये शेडेड रिंग किसके बने होते हैं, कॉपर के, जिसका उद्देश्य क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति एक फेज वाली सप्लाई के वोल्टेज तथा करंट में फेज अंतर उत्पन्न करना होता है। इन रिंग की स्थिति को समायोजित करके प्रेशर कॉइल के फलस्वरूप को सप्लाई वोल्टेज में 90 डिग्री पश्चगामी रखा जाता है। तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि ये जो शेडेड रिंग है हमने क्यों यूज किए हैं। तो शेडेड रिंग बेटा आप क्यों यूज करते हो, मैंने कहा था आपको कि आपको करना क्या है, फेज डिफरेंस उत्पन्न करना है। और इसने पहली लाइन क्या लिखी थी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करता है और उसके सिद्धांत पर काम करता है। क्यों, क्योंकि बेटा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, उसके अंदर एक वाइंडिंग होती है मुख्य वाइंडिंग, तो उसके अंदर हम एक्सिलरी वाइंडिंग होती है जो टेम्परेरी वाइंडिंग, उसको हम कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में लगाते हैं, और जैसे ही हमारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है रोटर घूमने लगता है, और 70 से 75% सिंक्रोनस गति पर जब उसकी गति पहुंच जाती है तो हम एक्सिलरी वाइंडिंग को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, और वो ऑटोमेटिक हट जाती है जहां पर उसमें स्विच लगा होता है। कौन सा स्विच लगा होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप और पेपर स्विच जो लगे होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, उसको फिर हटा देते हैं। तो इसके अंदर भी वही काम है कि शेडेड रिंग का काम क्या होता है, जो इसके अंदर फेज डिफरेंस क्रिएट करना होता है, पैदा करना होता है, किसके बीच में बेटा, प्रेशर कॉइल के फलस्वरूप को सप्लाई वोल्टेज में 90 डिग्री पश्चगामी रखा जाता है। 90 डिग्री फेज डिफरेंस ऐसे क्रिएट करना होता है। और एक बात बता दूं, ये 90 डिग्री कभी होता ही नहीं है, ये आदर्श कंडीशन उसने बताई है, ठीक है ना। 90 डिग्री से थोड़ा कम ही होता है, ठीक है ना, तो ये आदर्श कंडीशन बताई हुई है। तो बेटा इस चीज को क्रिएट करने के लिए हम शेडेड रिंग यूज करने हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि शेडेड रिंग का कार्य होता है, तो आप कहोगे क्या, फेज अंतर उत्पन्न करना, और कैसे, प्रेशर कॉइल के फलस्वरूप को सप्लाई वोल्ट में 90 डिग्री लैगिंग, पश्चगामी का मतलब होता है लैगिंग, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विशेषताएं क्या होती है बेटा, इस यंत्र में अवमंदन, अवमंदन क्या होता है बेटा, डैम्पिंग टॉर्क के लिए अलग से कोई विशेषता नहीं की जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम डिस्क में उत्पन्न हुई एडी धारा स्वयं ही एडी धारा अवमंदन बल उत्पन्न करती रहती है। अब आपकी जो चकती है, ये मान लेता हूं कि एल्यूमिनियम डिस्क है, तो इसका बेटा अपना प्रतिरोध होगा, क्योंकि हर वस्तु का अपना प्रतिरोध होता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध है तो उसके अंदर आंतरिक धारा भी प्रवाहित होगी।
तो उसको बोलते हैं एडी धारा, भंवर धारा। क्या बोलते हैं उसको? एडी धारा, भंवर धारा। तो वो क्या करती है? अवमंदन बल खुद ही बना लेती है, तो जिसके लिए डैम्पिंग टॉर्क की हमें अलग से आवश्यकता पड़ती ही नहीं। बेटा डैम्पिंग होती क्या है? जैसे आपने देखा होगा, संकेतक को पैमाने पर मापने के लिए हम क्या करते हैं? नियंत्रण टॉर्क से पैमाने पर ले आते हैं उसके मापन बिंदु पर पैमाने को, तो वहां पर पॉइंटर आने के बाद कंपन करता है, आगे पीछे जाता है। तो उस कंपन को दूर करने के लिए, उस कंपन को बोला जाता है ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन। उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं, अवमंदन बल। तो वहां पर टीडी और टीसी को बराबर किया जाता है, तो इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती अलग से, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम के अंदर खुद से ही क्या बन जाती है? एडी धारा। और एडी धारा किससे बनती है? उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण। ठीक है। अधिक वोल्टेज और अधिक धारा वाले परिपथ में वाटेज के मापन के लिए इस यंत्र के साथ करंट ट्रांसफार्मर सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, सीटी और पीटी इसके लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नोट में क्या लिखा है बेटा? प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसका प्रयोग केवल एसी परिपथों में किया जाता है। ये बात मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि बेटा प्रेरण सिद्धांत मतलब इंडक्शन, इंडक्शन वालों का प्रयोग केवल एसी के अंदर होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर अंतर बताए गए हैं बेटा, ये देखिए अंतर कि डायनेमोमीटर वाटमीटर और इंडक्शन वाटमीटर में अंतर क्या है। तो देखिए, ये एसी और डीसी दोनों पर प्रयोग किए जाते हैं। कौन? डायनेमोमीटर वाटमीटर। और इंडक्शन केवल एसी पर। तो ये हमने अभी पढ़ा है। इसमें कार्यकारी बलाघूर्ण दुर्बल होता है, और इंडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? बलाघूर्ण होता है, वो शक्तिशाली होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायनेमोमीटर वाटमीटर के अंदर क्या होती है? 2 कॉइल होती है, करंट कॉइल और फिक्स कॉइल, जिसको बोला जाता है सीसी और पीसी। तो पीसी को प्रेशर कॉइल और सीसी को करंट कॉइल। तो बेटा ये क्या मापती है? आई, और ये क्या मापती है? वी। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? इंडक्शन वाटमीटर के अंदर 2 जो मैग्नेट यूज होते हैं, शंट और सीरीज, तो वो क्या होते हैं बेटा? कठोर होते हैं। अगर कठोर होते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी ज्यादा होगा, तो उसके अंदर जो बलाघूर्ण होगा, बलाघूर्ण बोलते हैं टॉर्क को, तो वो क्या होता है? ज्यादा शक्तिशाली होता है। और उससे थोड़ा कम शक्तिशाली होता है किसके अंदर? डायनेमोमीटर वाटमीटर के अंदर। इसमें तुलनात्मक शक्ति खर्च कम होती है, इसमें तुलनात्मक शक्ति खर्च अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इंडक्शन वाला केवल एसी पर काम करता है, और एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये दोनों पर काम करता है। तो डीसी और एसी दोनों पर कम होने के कारण इसमें थोड़ा सा शक्ति खर्च क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है बेटा? इसके अंदर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों स्थिर रहती है। और उसके अंदर बेटा अगर हम बात करें तो केवल एसी पर यूज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पर क्या होता है? आवर्ती दोष आ ही जाते हैं। ठीक है। इसमें चल तंत्र का भार अपेक्षाकृत कम होता है, और इसमें चल तंत्र का भार अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो बेटा इसके अंदर चल तंत्र मतलब क्या होते हैं? जो स्पिंडल है, बेरिंग्स है, तो उनका भार क्या होता है? कम, और इसमें क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर 2 मैग्नेट यूज कर लिए ना हमने, श्रेणी और शंट, शेडेड रिंग, बहुत सारी चीज यूज कर ली, तो उसमें भार क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। यह उच्च परिशुद्धता रखता है, उच्च परिशुद्धता, और इसके अंदर थोड़ी कम परिशुद्धता होती है। तो ये तो बेटा अपने आप पता चल गया, जब इसके अंदर त्रुटि कम है तो ये तो ज़्यादा शुद्ध होएगा। इसके अंदर त्रुटि थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि शक्ति खर्च अधिक होता है ना, शक्ति खर्च अधिक होगा तो त्रुटि क्या होगी बेटा? ज़्यादा, तो उसकी दक्षता क्या होगी? कम। तो दक्षता कम होगी तो ये कम परिशुद्ध होता है, और स्थिर आवृत्ति व तापक्रम पर परिशुद्धता देता है। तो उसने क्या बोला है कि अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रही, कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, फिर तो ये शुद्ध दे देगा, परंतु ये बेटा अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती रहती है और टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, इसलिए ये कम परिशुद्ध होता है। तो उसने कंडीशन रख दी है कि अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रही, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रही और कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, तो ये शुद्धता दे देगा, अदरवाइज फिर ये क्या करेगा? कम ही शुद्ध होगा। ठीक है। तो ये इसके अंदर अंतर थे। नेक्स्ट, अब देखिए
कि डायनेमोमीटर टाइप वाट एमीटर है, एमीटर की तरह कैसे काम करेगा। हमने बोला था ना कि डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर जो होता है वो एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की तरह काम करता है। तो यहाँ पर उसने बोला है एमीटर की तरह काम कैसे करेगा। तो एमीटर जो है इसके अंदर स्थिर कुंडली वह गतिशील कुंडली श्रेणी में संयोजित की जाती है। बेटा स्थिर कुंडली कौन सी होगी, करंट कॉइल, और गतिशील कुंडली कौन सी होगी, पोटेंशियल कॉइल। तो दोनों को किस में लगाते हैं, श्रेणी में, मतलब सीरीज में। तो ये देखिए ये मूविंग कॉइल होगी ना मूविंग कॉइल, और ये कौन सी होगी, फिक्स कॉइल। तो बेटा यहां से देखिए अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी है मूविंग कॉइल, उसके बाद में ये होगी शंट कॉइल। तो ये दोनों किसके अंदर है बेटा, श्रेणी में। किसके अंदर है, श्रेणी में। और इसके ये किस में है बेटा, शंट में। तो आपने डायग्राम देखा होगा, अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बना के दिखाया था, ये सप्लाई और ये क्या थी बेटा, करंट कॉइल, और ये क्या था, RL लोड। ये आपका लोड हो गया, ठीक है। ये क्या है, RL लोड, और ये CC होगी, ये भी CC, और इसके पैरेलल में हम क्या लगाते थे बेटा, इस तरीके से पोटेंशियल कॉइल PC, और ये हो गया RS शंट रेजिस्टेंस। और अगर मैं ये देखूं तो ये क्या बन गया मेरा, वाट मीटर MLCV, मेन लोड कॉमन वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा वाट मीटर बन गया। तो यही है बेटा, देखिए इधर ये आपका क्या है, CC, ये भी CC, तो दोनों करंट कॉइल हो गई ना। और इसके पैरेलल में क्या लगा दिया बेटा, मूविंग कॉइल, तो ये देख लिए मूविंग कॉइल PC। और यहां पर जो ये लगाया है ना शंट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं बेटा, ये किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है, लिख लेना। ये शंट रेजिस्टेंस होता है, इसको स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और ये पूछे किसका बना होता है, तो आप कहोगे मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है, मैग्नीन का। और TD का फॉर्मूला क्या होता है, I²DM/d थीटा। ये मैंने पीछे आपको दिखाया था निकाल के कि TD विक्षेपण टॉर्क क्या होता है, I²DM/d थीटा। तो बेटा हम I1 बराबर I2 बराबर I कर दें तो आपका ये किसकी तरह काम करेगा, एमीटर की तरह। क्यों, क्योंकि I1 I2 दोनों बराबर हो गए I के, तो TD जो है वो समानुपाती हो जाएगा I × I, मतलब TD समानुपाती I², तो धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। और किसकी तरह काम करेगा, ये एमीटर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको वोल्टमीटर की तरह काम करवा दिया, ये देख लीजिए। और उसमें पहले देखो लिख रखा है ना, यंत्र में मूविंग कुंडली के साथ एक स्वैम्पिंग प्रतिरोध प्रयुक्त किया जाता है। तो मूविंग कुंडली के साथ हमने क्या लगाया था, स्वैम्पिंग। सभी आवृत्तियों पर ठीक पाठ्यांक प्राप्त करने हेतु स्थिर तथा मूविंग कुंडली का समय स्थिरांक समान होना चाहिए। तो दोनों का टाइम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस आपने देख ही लिया, ये आपका लगा हुआ है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। तो डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर में क्या होता है बेटा, ये दोनों क्या होगी, फिक्स कॉइल, और यहां पर हमने क्या लगा दी, मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल भी बेटा इसके सीरीज में लगी हुई है, ध्यान देना। ये देखो ये फिक्स कॉइल होगी ना, ये फिक्स कॉइल, और उसके सीरीज में ही ये इसने क्या लगा दी, मूविंग कॉइल। इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके अंदर किसके अंदर थी, समांतर के अंदर, और इसके अंदर किसके अंदर है, श्रेणी के अंदर। तो बस यही फर्क है, श्रेणी में क्यों लगाया है बेटा रेजिस्टेंस यहां पर, और श्रेणी में कॉइल क्यों लगाई है, क्योंकि श्रेणी में जितना ज्यादा आर होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज मापेगा। V समानुपाती क्या होता है बेटा, V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR। तो यहां से मैं कहूंगा जितना आपका R ज्यादा होगा उतनी वोल्टेज आपकी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए यहां पर श्रेणी में लगाया गया है कि श्रेणी में प्रतिरोध बढ़ जाए। और यहां पर देखिए किस में लगाया था बेटा, समांतर में। तो समांतर में क्या होती है, धारा जुड़ जाती है, और इसलिए समांतर के अंदर क्या कर दिया, धारा जोड़ने के लिए हमने प्रतिरोध लगा दिया। तो समांतर में धारा जुड़ती है और श्रेणी के अंदर वोल्टेज जुड़ती है। तो श्रेणी के अंदर R बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, और वोल्टेज बढ़ जाएगी तो किसकी तरह काम करेगा, वोल्ट मीटर की तरह। बेटा कुछ भी नहीं है डायग्राम के अंदर, सिंपल सी बात है। श्रेणी में लगाने का मतलब R बढ़ाना,
और शंट में लगाने का मतलब आर घटाना, आर घटेगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और श्रेणी में अगर आर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी। तो इसमें वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा और उसमें एमीटर की तरह। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा क्वेश्चन आ गए हैं। डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र का प्रयोग क्या मापन के लिए किया जाता है? केवल डीसी राशियां, केवल एसी राशियां, केवल पल्सेटिंग राशियां, डीसी व एसी दोनों प्रकार की राशियां। तो डायनेमोमीटर है तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा दोनों प्रकार की राशियां। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में कौन सी कॉइल है उसको स्थिर रखा जाता है? स्थिर मतलब बेटा कांस्टेंट। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्रेशर कुंडली को नहीं, धारा कुंडली को, वेरी गुड, धारा कुंडली को हम क्या बोलते हैं, करंट कॉइल, और करंट कॉइल को ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉइल। और फिक्स कॉइल क्या होती है बेटा, स्थिर कुंडली। ठीक है ना। तो इसी के सारे नाम है ये। धारा कुंडली करंट कॉइल होती है और करंट कॉइल को फिक्स कॉइल बोलते हैं, और हिंदी में फिक्स कॉइल को क्या बोल देते हैं, स्थिर कुंडली। तो यहां से मैं कहूंगा कि धारा कुंडली को हम क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं। तो बेटा यहां पर ना तो प्रेशर होगी और ना दोनों होगी। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वाट मीटर का वर्गीकरण डैश के रूप में किया जाता है? विक्षेपी उपकरण, सूचक यंत्र, अभिलेखन उपकरण, समाकलन उपकरण। तो बेटा यहां पर आप देखिए, विक्षेपी उपकरण, सूचक यंत्र। एक बात बताइए मेरे को, वाट मीटर के अंदर हमने पैमाना लगाया था, और पैमाने में जब हमारा संकेतक 0 बिंदु पर था तो वाट मीटर किस पे दिखाता है बेटा, वैल्यू कब दिखाता है, जब उसका पॉइंटर संकेतक 0 गति से मूव करता है मापन बिंदु तक जाने के लिए, तो उसे जरूरत पड़ती है विक्षेपण टॉर्क की। तो उसको मैं क्या कहूंगा, विक्षेपी उपकरण। कौन सा उपकरण, विक्षेपी उपकरण। तो ना तो सूचक होगा बेटा, ना आपका अभिलेखन होगा, और ना आपका समाकलन होगा। तो बेटा इसका ध्यान रखना, वाट मीटर का वर्गीकरण हम किस में करते हैं, विक्षेपी उपकरण के रूप में करते हैं। और अगर मैं बात करता हूं वाट मीटर एज ए किस में रूप में प्रयोग होता है, तो वहां पर आप देखोगे एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। फिर आपका आंसर आएगा क्या, सूचक यंत्र। तो ये ध्यान रखना, दोनों जो आपके ऑप्शंस, इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, डाउट रहता है। तो सूचक यंत्र कब होगा, जब मैं ये कहूंगा पीएमएमसी एमीटर, पीएमएमसी वाट मीटर, पीएमएमसी वोल्ट मीटर, तो आपका आंसर आएगा सूचक यंत्र। ध्यान रखना इस चीज का, बस सिर्फ एक अक्षर का अंतर है आगे। तो ये आप पढ़ोगे दोनों चीजें। ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन बता दिए मैंने। तो विक्षेपी उपकरण इसका आंसर आ जाएगा, और वाट मीटर अगर पीएमएमसी वाट मीटर बोले तो आपका आंसर आएगा सूचक यंत्र। नेक्स्ट, अब ये क्या है बेटा, देखिए इसमें सूचियों का मिलान करना है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का प्रयोग आपको पता है कि वोल्टेज मापने के लिए होता है, और ये किस में लगा होता है, समांतर में। तो इसे सदैव लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ए का मेरा आ गया थर्ड, मैं अपना बना रहा हूं। ठीक है। धारा मीटर, धारा मीटर क्या करता है, धारा को मापता है, और ये हमेशा श्रेणी में होता है, यह सदैव लोड के श्रेणी क्रम में होता है। तो मैं कह दूंगा बी का कितना आ गया, फोर्थ, बी का फोर्थ। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, कोई और ऑप्शन नहीं है सी ऑप्शन को छोड़ के, आप देख सकते हो ए का थर्ड और बी का फोर्थ। और वैसे भी अगर आप देख लेते हैं, ऊर्जा मीटर जो होता है, एनर्जी मीटर, वो क्या मापता है, जो हम एनर्जी खपत करते हैं उसको मापता है। तो बेटा यह एक KWH मापी यंत्र है। KWH मतलब किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा क्या होती है, ऊर्जा मीटर। तो बेटा यहां से कह सकता हूं कि सी का आ जाएगा सेकंड। तो सी का क्या आ गया, सेकंड। अब बचा क्या, ओम मापी। ओम मापी का आपको पता ही है क्या करता है, प्रतिरोध मापता है, और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, विद्युत स्रोत से विसंयोजित करके करते हैं। तो बेटा आपका आंसर आ गया डी का, क्या आ गया, डी का 1, एक ही तो बचा है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। तो अगर आपको इनमें से 2 का भी पता है ना, तो भी बेटा आपका आंसर गलत नहीं होगा, परंतु ये तो बहुत इजी सा है, चारों के चारों ही पता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार के यंत्र को केवल एसी परिपथों में प्रयोग करते हैं? तो मल्टीमीटर नहीं,
इंडक्शन टाइप वाट मीटर, वेरी गुड, सही आंसर। मैंने बताया था ना, जहां पर शब्द आपको इंडक्शन या प्रेरण मिल जाए वो केवल एसी में और पीएमएमसी केवल डीसी में, बाकी दुनिया के जो बच गए वो सारे केवल डीसी और एसी दोनों में। तो यहाँ पर इंडक्शन आ जाएगा। मूविंग आयरन तो बेटा दोनों में यूज होता है, एसी डीसी में, ये भी गलत। और स्थाई मैग्नेट, स्थाई को परमानेंट बोलते हैं ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो ये क्या है बेटा, पीएमएमसी। देखो इसने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाया है, ये पीएमएमसी है और ये क्या है, एमआई मूविंग आयरन है, ठीक है, और ये मल्टीमीटर है। तो आपको पता है कि पीएमएमसी तो केवल डीसी पर होता है और मूविंग आयरन दोनों पर होता है, एसी और डीसी। मल्टीमीटर को आप किसी पर प्रयोग कर लो, एसी डीसी, तो बचा क्या, इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप के अंदर क्या होता है, केवल एसी होती है। जैसे हमारे घरों के अंदर ऊर्जा मीटर होता है, एनर्जी मीटर, वो किस पर काम करता है, एसी सप्लाई पर। तो उसके लिए एसी सप्लाई जो है आवर्ती कांस्टेंट होनी चाहिए और वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। पीएमएमसी केवल डीसी, एमआई आपका दोनों एसी तथा डीसी में। तो इस प्रकार बेटा हमने वाट मीटर और एनर्जी मीटर को बहुत ही अच्छे तरीके से विद क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के साथ करवाया है। तो बेटा आप ये क्वेश्चन कर लोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए कि अगर हमने कोई भी डायग्राम के अंदर छोटी सी चीज लगाई है ना, तो वो क्यों लगाई है, उसका रीजन पता करो। अब बीच में जैसे ऐसे शेडेड रिंग लगा रखे थे, तो अगर आप, कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही लगा रखे होंगे, ऐसे क्या होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो शेडेड रिंग लगाए हैं तो कोई तो बात होगी, और वो किसके बने हैं, इंटरेस्ट लो थोड़ा सा कि कॉपर के बने। अब वहां पर मान लो आपने एनर्जी मीटर वाट मीटर पूरा पढ़ा, क्वेश्चन वहां पर क्या आ गया, एनर्जी मीटर में शेडेड रिंग बने होते हैं एल्यूमिनियम के, कॉपर के, मैग्नीन के। तो बेटा क्या करोगे आप जब पता ही नहीं होगा, तो वो किसके बने होते हैं, कॉपर के, ठीक है बेटा। तो लाइक और सब्सक्राइब बेटा दबा के कर दीजिए, और YouTube चैनल पर dlife.fun पर जाकर आप डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो। उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो D-Life ऐप को, प्ले स्टोर पर भी है और गूगल पर भी है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।